भारत की पहली महिला सीरियल किलर ने न चाकू का इस्तेमाल किया, न बंदूक का। उसने इस्तेमाल किया आस्था का, विश्वास का और साइनाइड का। केडी केम्पम्मा, जिसे लोग साइनाइड मल्लिका के नाम से जानते हैं, ने भारतीय अपराध इतिहास में अपनी पहचान ठंडी योजना और धार्मिक विश्वास के छल से बनाई। कर्नाटक की रहने वाली केम्पम्मा का शुरुआती जीवन आम और संघर्षपूर्ण था। शादी के बाद घरेलू जीवन में रहते हुए उसने कुछ छोटे-मोटे कारोबार भी शुरू किए, लेकिन नाकाम रही। आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव और सामाजिक दबाव ने उसे धीरे-धीरे उस रास्ते पर धकेला जहां से लौटना नामुमकिन था। वो फिर सामने आई, एक नई पहचान के साथ, एक धार्मिक महिला जो दुखी और परेशान महिलाओं को मंदिरों में पूजा और अनुष्ठानों के बहाने अपने जाल में फंसाती थी। लेकिन पूजा खत्म होने से पहले ही उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती थी। यह केस भारतीय अपराध इतिहास में इसलिए भी खास है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे कोई आम दिखने वाली महिला धार्मिकता की आड़ में इतने सुनियोजित और खौफनाक ढंग से हत्या कर सकती है। इस लेख में हम आपको ले चलेंगे उस गहराई में जहां केम्पम्मा का असली चेहरा सामने आता है, उसके अपराधों की असली कहानी, उसका तरीका और वो पुलिस जांच जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। केम्पम्मा का जन्म कर्नाटक के कग्गलीपुरा गांव में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता और युवावस्था में उसकी शादी एक मजदूर से हुई। शादी के बाद कुछ समय तक उसका जीवन सामान्य रहा, लेकिन आर्थिक तंगी और घरेलू जिम्मेदारियों ने उसे लगातार दबाव में रखा। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था और उसकी महत्वाकांक्षाएं धीरे-धीरे उसके भीतर कुंठा बनकर उभरने लगीं। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, केम्पम्मा ने खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की। पहले उसने एक चिट फंड कंपनी चलाई, फिर एक ज्वेलरी गिरवी रखने की दुकान शुरू की। लेकिन दोनों ही कोशिशें बुरी तरह नाकाम रहीं। न सिर्फ उसे भारी नुकसान हुआ, बल्कि उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। इन असफलताओं के बाद उसका वैवाहिक जीवन भी टूट गया और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। विपत्ति के इन सालों में केम्पम्मा ने एक सुनार की दुकान पर काम करना शुरू किया। यहीं उसकी मुलाकात हुई उस जहर से जो आगे चलकर उसका मुख्य हथियार बना, साइनाइड। सोने की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले इस जहर की ताकत और असर को उसने करीब से देखा और समझा। इसी दौरान उसने मंदिरों में जाना शुरू किया, शायद समाधान की तलाश में। लेकिन यह तलाश जल्द ही एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। उसने महसूस किया कि मंदिरों में आने वाली बहुत सी महिलाएं मानसिक रूप से परेशान, दुखी और असहाय होती हैं। यहीं से उसका रूपांतरण शुरू हुआ, एक साधक से शिकारी तक का सफर। अब वो सिर्फ भक्ति करने नहीं जाती थी, बल्कि अपने अगले शिकार की तलाश में जाती थी। पूजा पाठ और आध्यात्मिक उपायों की आड़ में वह महिलाओं को अपने विश्वासपात्र जाल में फंसाती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती, बिना किसी शोर के, बिना खून बहाए, सिर्फ जहर के एक घूंट से। केम्पम्मा का अपराध किसी तात्कालिक गुस्से या आवेग का परिणाम नहीं था, यह पूरी तरह से सुनियोजित और ठंडे दिमाग से किया गया एक सिलसिला था। उसका तरीका न सिर्फ चालाक था, बल्कि इस कदर भरोसेमंद दिखता था कि पीड़ितों को अंत तक अंदाजा तक नहीं होता कि वे मौत के कितने करीब पहुंच चुकी हैं। केम्पम्मा अक्सर मंदिरों में जाती थी, लेकिन भक्ति के लिए नहीं, शिकार की तलाश में। वह उन महिलाओं को चुनती थी जो अकेली, परेशान या मानसिक रूप से टूट चुकी होती थी। चाहे कोई अपने बेटे के नशे की लत से दुखी हो या कोई संतान प्राप्ति की आस में हो, केम्पम्मा उनकी तकलीफें समझती और उन्हीं का इस्तेमाल करती। वो खुद को एक धार्मिक महिला या तांत्रिक की तरह पेश करती और कहती कि वह खास पूजा जैसे मंडल पूजा या तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए उनके कष्टों को दूर कर सकती है। उसका बोलने का तरीका, पहनावा और आत्मविश्वास इस कदर सधा हुआ होता कि महिलाएं सहज ही भरोसा कर लेती। वो कहती कि पूजा के लिए साफ सुथरे, नए या अच्छे कपड़े पहनने होंगे और गहने भी जरूरी है, क्योंकि देवी देवताओं को भव्यता पसंद है।
महिलाएं उसकी बातों में आकर अपने सबसे कीमती गहने पहनकर मंदिर तक जाती थीं, इस भरोसे में कि उनके कष्ट जल्द खत्म होंगे। वो महिलाओं को किसी सुनसान मंदिर में ले जाती थी, जहां कोई दूसरा मौजूद न हो। वहां पूजा के दौरान वह पवित्र जल या प्रसाद में साइनाइड मिला देती थी। जैसे ही महिला उसे ग्रहण करती, जहर तेजी से असर करता और कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती। जैसे ही महिला दम तोड़ती, केम्पम्मा उसके सारे गहने उतार लेती और घटनास्थल से चुपचाप गायब हो जाती। उसका निशाना साफ होता, ना कोई शोर, ना खून, ना झगड़ा, बस एक खामोश हत्या और साथ में कीमती गहनों की चोरी। हर बार यही पैटर्न दोहराया गया, मंदिर, पूजा, साइनाइड, लूट और फिर गायब। किसी को शक तक नहीं होता कि यह सब एक ही महिला की करतूत है। यही उसकी सबसे खतरनाक खासियत थी, दिखने में आम, व्यवहार में शांत, लेकिन अंदर से एक बेरहम हत्यारिन। केम्पम्मा ने जिन महिलाओं को अपना शिकार बनाया, वे सभी अलग अलग उम्र और सामाजिक पृष्ठभूमि से थीं, लेकिन एक बात कॉमन थी, वे सभी किसी न किसी निजी संकट से जूझ रही थीं। उसने इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। उनके दर्द, उनकी उम्मीद और उनका धार्मिक विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। यहाँ हम दो पीड़ितों की कहानी और उनकी हत्या की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। ममता राजन, उम्र 30 के करीब, पहली शिकार 1999, एक घरेलू महिला जो पारिवारिक समस्याओं और जीवन में लगातार आ रही रुकावटों से परेशान थी। केम्पम्मा ने उससे एक मंदिर में मुलाकात की और उसे बताया कि एक विशेष पूजा से उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूजा के दौरान उसे साइनाइड मिला हुआ तीर्थ पीने को दिया गया। कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। केम्पम्मा ने उसके सारे गहने निकाल लिए और घटनास्थल से गायब हो गई। एलिजाबेथ, उम्र 52, अपनी लापता पोती की चिंता में डूबी एक बुजुर्ग महिला। मंदिर में केम्पम्मा से बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह बहुत परेशान है। केम्पम्मा ने भरोसा दिलाया कि एक विशेष अनुष्ठान से उसकी पोती की खबर मिल जाएगी। एक सुनसान मंदिर में ले जाकर उसे साइनाइड मिला हुआ प्रसाद खिलाया गया। मृत्यु के बाद एलिजाबेथ के गहने और कुछ पैसे गायब पाए गए। केम्पम्मा ने न केवल इन महिलाओं के धर्म और भावनाओं के साथ खेला, बल्कि उनके सबसे गहरे दर्द और इच्छाओं का फायदा उठाया। संतान का सुख, स्वास्थ्य, खोई हुई संतान की वापसी, इन भावनात्मक कमजोरियों को वह बखूबी पहचानती थी और इसी से उसका शिकारी रूप और भी खतरनाक बन जाता था। हर बार उसका तरीका लगभग एक जैसा था, लेकिन उसका हावभाव और भरोसेमंद अंदाज इतना सधा हुआ था कि कोई भी उसे संदेह की नज़र से नहीं देखता। यही उसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बनाता है। केडी केम्पम्मा के अपराध इतने सधे हुए और शांत तरीके से अंजाम दिए गए थे कि शुरू में किसी को शक तक नहीं हुआ कि ये हत्याएं हैं। पुलिस के लिए भी यह एक बेहद उलझा हुआ केस था, जिसे सुलझने में कई साल लग गए। लेकिन जब जांच की दिशा बदली, तो एक एक करके सारे सुराग सामने आने लगे और सच्चाई ने अपना चेहरा दिखाया। केम्पम्मा की पहली शिकार 1999 में मारी गई, लेकिन तब यह मामला एक आत्महत्या या रहस्यमयी मौत के तौर पर दर्ज हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहर का असर अंदरूनी था और शरीर पर कोई बाहरी हिंसा दिखाई नहीं देती थी। साइनाइड बहुत तेजी से असर करता है और मौत तुरंत हो जाती है, जिससे यह लगने लगता है कि महिला ने खुद कुछ खाया या पी लिया होगा। मंदिर जैसी जगहों पर मौतें होने से लोगों ने संदेह नहीं किया और इसे आध्यात्मिक या कर्म संबंधी घटनाएं मान लिया। इन सभी वजहों से शुरुआती जांच में पुलिस ने मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और इसने केम्पम्मा को लगातार अपराध करने का मौका दे दिया। केम्पम्मा की हत्याओं की असली परतें तब खुलने लगी जब कुछ मामलों में शवों का टॉक्सिकोलॉजिकल विश्लेषण, विषविज्ञान जांच, कराया गया। रिपोर्ट में साइनाइड की पुष्टि हुई, जो आमतौर पर आत्महत्या में उपयोग नहीं होता, खासकर मंदिरों जैसी जगहों पर। धीरे धीरे सामने आया कि इन सभी मौतों में पैटर्न एक जैसा था, अकेली महिला, पूजा का बहाना, मंदिर के पास मौत,
और गहने गायब। मीडिया ने भी इन मामलों को उठाना शुरू किया और यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या कोई सीरियल किलर महिलाओं को निशाना बना रहा है। जैसे जैसे पुलिस को ये सुराग मिले, केस की दिशा पूरी तरह बदल गई। जांच अधिकारी अब अलग अलग जगहों पर हुई मौतों को जोड़कर देखने लगे। उन्होंने पाया लगभग सभी हत्याएं मंदिरों के आसपास हुई थी। पीड़ितों के साथ एक धार्मिक अनुष्ठान का वादा किया गया था। सभी महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी पहन रखी थी और वो बाद में गायब पाई गई। शवों के पास कोई गवाह नहीं था और हत्या बेहद सफाई से की गई थी। इस पैटर्न से यह स्पष्ट हो गया कि हत्याएं एक ही व्यक्ति कर रहा है और वो कोई आम लुटेरा नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग है जो आस्था को हथियार बना रहा है। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार केम्पम्मा 2007 में पकड़ी गई, जब वह चोरी के गहनों को बेचने की कोशिश कर रही थी। ज्वेलरी शॉप मालिक को महिला पर शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में केम्पम्मा बेहद नर्वस और असहज दिखी, जिससे पुलिस को गहरा शक हुआ। जब उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उसने धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार कर लिया। कितनी महिलाओं को मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। उसका बयान चौंकाने वाला था। न कोई पछतावा, न डर। वो पूरी तरह से ठंडे दिमाग से बात कर रही थी, जैसे उसने कुछ गलत किया ही न हो। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और कई अहम सबूत बरामद किए। साइनाइड की थैलियां, जो उसने सुनार की दुकानों से इकट्ठा की थी। मृत महिलाओं के गहने और व्यक्तिगत सामान, जिन्हें उसने संभाल कर रखा था। कुछ चिट्ठियां और डायरी पन्ने, जिनमें उसने संभावित शिकारों के नाम और पूजा की बातें लिखी थी। कई पीड़ित परिवारों और चश्मदीदों के बयान, जिन्होंने पुष्टि की कि पूजा से पहले केम्पम्मा ही अंतिम बार उनके साथ देखी गई थी। इन सभी सबूतों ने मिलकर केस को इतना मजबूत बना दिया कि कोर्ट में केम्पम्मा के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। यह केस दिखाता है कि अगर जांच सही दिशा में हो तो कितनी भी चतुर और बेरहम अपराधी पकड़ी जा सकती है। केम्पम्मा की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ जुटाए गए सबूत आज भी भारतीय पुलिस जांच प्रणाली के लिए एक मिसाल हैं, खासकर जब अपराध इस स्तर पर सुनियोजित और बिना हिंसा के हों। केडी केम्पम्मा की गिरफ्तारी के बाद जब उसके खिलाफ सबूत एक एक कर सामने आए, तो पुलिस ने विभिन्न जिलों में दर्ज अलग अलग मामलों को एकजुट किया और उस पर हत्या, साजिश, धोखाधड़ी और चोरी के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। यह केस सिर्फ क्राइम नहीं था, यह कानून और न्याय व्यवस्था के सामने एक सामाजिक और नैतिक चुनौती भी बन गया था। 2007 में गिरफ्तारी के बाद केम्पम्मा के खिलाफ अलग अलग पीड़ितों के मामलों में कम से कम 6 हत्या के केस दर्ज किए गए। उसे बेंगलुरु, तुमकुर और रामनगर की अदालतों में अलग अलग मामलों के लिए पेश किया गया। हर केस की जांच और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने पाया कि उसका अपराध एक पैटर्न में था और वह पूरी तरह से सुनियोजित था। मुकदमे करीब 2-3 वर्षों तक चले, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि फैसला ज्यादा समय नहीं ले सका। केम्पम्मा का व्यवहार कोर्ट में शांत और भावशून्य रहा। उसने अपने अपराध पर कोई अफसोस नहीं जताया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया, मैंने पूजा के बहाने कुछ महिलाओं को मार दिया, गहने लिए। हाँ, मारा है। बचाव पक्ष ने शुरू में यह दलील दी कि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी और उसकी मंशा हत्या की नहीं थी, लेकिन अदालत ने इस दलील को साबित करने लायक नहीं पाया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामले धार्मिक आस्था का दुरुपयोग और सुनियोजित हत्या है। केम्पम्मा को कुल 6 हत्या मामलों में दोषी पाया गया। मुनियम्मा और नगवेनी के केस में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य मामलों में उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा मिली। सजा सुनाते समय कोर्ट ने टिप्पणी की, यह हत्या नहीं, धार्मिक आस्था का छल और समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर क्रूर आघात है। केम्पम्मा ने उच्च न्यायालय में फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नगवेनी मामले में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, यह कहते हुए कि सबूत परिस्थितिजन्य हैं, लेकिन पर्याप्त हैं।
फांसी की दूसरी सजा पर भी कानूनी प्रक्रिया जारी रही, लेकिन जेल में उसका आचरण और उम्र को ध्यान में रखते हुए बाद में कुछ मामलों में सजा कम की गई। केडी केम्पम्मा बनी कर्नाटक की पहली महिला जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। यह फैसला महिला अपराधियों के प्रति सहानुभूति आधारित नजरिए को तोड़ता है और यह दिखाता है कि अपराधी का लिंग नहीं, उसका अपराध मायने रखता है। केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था में सीरियल किलर अवधारणा को महिला संदर्भ में भी स्वीकार किया, जो इससे पहले बहुत कम देखा गया था। इस मुकदमे को कई लॉ स्कूलों, फॉरेंसिक संस्थानों और पुलिस ट्रेनिंग कार्यक्रमों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया गया। केम्पम्मा अब परप्पना अग्रहार केंद्रीय जेल में उम्रकैद काट रही है। वह बोलती कम है, जेल में किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है और अपने अपराधों पर शायद ही कभी कोई भाव प्रकट करती है। यह थी केडी केम्पम्मा की कहानी, एक ऐसी महिला जिसने आस्था और विश्वास को हथियार बनाकर निर्दोष जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। क्या आपको लगता है कि केम्पम्मा जैसे अपराधी मानसिक रूप से विकृत होते हैं या समाज की विफलता का परिणाम है? कमेंट में बताइए। अगर यह केस आपको हैरान कर गया, ऐसी और सच्ची अपराध कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है।